सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम वसंत का पाठ 18 टोपी इसे पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है। एक थी गवरिया और एक था गवरा। इस पाठ में एक गवरिया और एक गवरा था। गवरा नर गोरिया और गवरिया गोरिया, दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। वे दोनों जहाँ भी जाते एक साथ जाते, एक साथ हंसते, खाते, सोते, रोते, सब काम एक साथ करते। और जब अपने घोंसले से बाहर दाना चुगने जाते और शाम को अपने घोंसले में जब वापस आते थे, तो सारे दिन की थकान मिटाने के लिए वो दोनों बैठकर एक दूसरे को पूरे दिन की बातें बताते थे। एक शाम गवरिया बोली गवरे को कि आदमी को देखते हो, वो कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है उन पर कपड़ा। गवरा बोलता है कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। तो गवरिया गवरिया कहती है कि लगता है तुम लट जीरा चुग गए हो। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, ये गवरा बोला। वो कहता है कि अब तू ही सोच कि अभी तो तेरी सुक्खड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे नोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सर पर ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। वो कहते हैं कि अभी तो तुम मेरे सामने बैठी हो, तुम्हारे पंखों की चमक जो है, तुम्हारी कितनी खूबसूरती जो मैं देख रहा हूँ, कपड़ा डाल लेने के बाद, पहन लेने के बाद वो तो सारी ढक जाएगी। तो वो बोलते, लेकिन गवरिया बोलती है कि कपड़ा केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। कपड़े पहनना एक पोंगापन, गवरा बोलता है। गवरा कहता है कि तू क्यों नहीं समझती, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की जो मशक्कत होती है हमें, वो भी जाती रहती है। और इस कपड़े में बहुत बड़ा लफड़ा भी है, ऐसी भाषा में गवरा बोलता है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। गवरा कहता है कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी आदमी की हैसियत में भेद हो जाता है। कपड़े पहनने से ही आदमी की औकात का पता चल जाता है, लेकिन वो कहता है कि आदमी फिर भी इस चीज़ से बाज नहीं आता। तो गवरिया बोलती हैं कि नहीं, वो नए नए जो लिबास है वो सिलवाता रहता है। लेकिन गवरा बोलता है कि यह निरा पोंगापन है। आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के लिए हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर जो लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। वो कहता है कि हम तो ऐसे ही ठीक है जैसे हम हैं, हमें कपड़े डालने का कोई शौक नहीं है। गवरिया का मन टोपी पहनने का। अब होता क्या है कि गवरिया कहती है कि उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी टोपी पहनूं। तो गवरा कहता है कि पर तू टोपी लाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। और वो कहता है कि तू जानती है कि एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरिया था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, लेकिन जो गवरिया थी वो थी जिद्दी और धुन की पक्की। जो चीज़ उसने ठान ली वो ठान ली और उसको ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। फिर वो क्या करते हैं, अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते जो गवरिया होती है उसे रुई का एक फाहा मिल जाता है और वो मारे खुशी के उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और वो सिर्फ एक ही गाना गाती रहती है, मिल गया मिल गया मिल गया, बस ये बोलती रहती हैं। और उसके बाद फिर गवरा बोलता है कि तुझे क्या मिल गया है, तो गवरिया उसे दिखाती है कि मुझे रूही का एक फाहा मिल गया। वो उसके सामने फाहे को दिखा देती है। तो फिर गवरिया उसे और उदाहरण देता रहता है और कि किसी तरीके से कि इसका मन जो है वो टोपी बनाने का मन हो ना हो कि वो टोपी बनाने के लिए मना कर दे। लेकिन जो गवरिया थी वो थी जिद्दी, वो उसी बात पर टिकी रही। गवरिया चली टोपी बनवाने। अब क्या होता है, वो बोलता है, गवरा उसे बोलता है कि इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तू कैसे तय करेगी, तुझे कुछ अता पता है भी या नहीं। फिर गवरिया बोलती है कि बस तुम देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े ही मनुहार से बोली,
दुनिया भैया इस रूही के फाहे को धुन दो। दुनिया जो था वो बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, वो उसके पास एक वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है कि एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई है फोकट की रुई धुनवाने। वो उसको बोलती है कि भैया आप उज्र ना करो, मैं आपको पूरी उजरत दूंगी, इसे आप धुन दो, आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लूँगी। उसको उसकी बात सही लगी तो दुनिया ने क्या किया, उसको रुई के फाहे को धुन दिया। उसके बाद वो कहाँ जाती है, एक कोरी के पास चली जाती है। उसे मुझे भी ऐसे ही बोलती है, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। वो भी उसको ऐसे ही बोलता है कि कोरी की कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी ही अनिच्छा से बोला कि तुम लोग यहाँ से भागते हो या नहीं, कि देखते नहीं मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है। तो वो बोलती उसको भी ऐसे बोलती है कि आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लूँगी, मेरा काम कर दो। फिर वो बोलती है कि इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? तो जब वो उसको बोलती है गवरिया कि आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लूँगी, तो उसको उसकी बात बुरी नहीं लगती और जो है उसने सूत को वो काट देता है। सूत काटने के बाद कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और उसे कहने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। अब बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। वो भी उन्हें यही बोलता है, हटते हो या नहीं हटते यहाँ से? देखते नहीं मुझे अभी राजा जी के लिए बागा बुनना है, अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाव तो चबाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। उसको भी वैसे बोलते हैं, इसे बुंदे भैया। गवरिया ने साहस सजोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुंदे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। ऐसे करते करते उसने भी क्या था, उनका काम कर दिया। फिर गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो या नहीं यहाँ से? दर्जी बहुत ही गुस्से में बोला। वो कहता है, देखता नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, अब इस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना ना लेना भर माथे पसीना। वो बोलते हैं, हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार ना होता। कच कच करके उसकी कैंची भी चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। ये काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो सबको आधा आधा हिस्सा दे रही थी। पहनी फुंदने वाली टोपी। अब बड़े मनयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी लगा दिए, जड़ दिए फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में ना रही। उसे तो सिंपल टोपी चाहिए थी और उसके ऊपर तो फुंदने भी लग गए थे। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक लगी गवरा को दिखाने, और देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली। तो गवरा बोलते हैं कि वाकई तू तो रानी लग रही है। राजा तो गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायज़ा लिया जाए, जिसके इतने सारे काम होते हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ सबने यही बोला कि राजा के लिए काम कर रहे हैं, राजा के लिए काम कर रहे हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उस वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था क्योंकि वह मालिश करवा रहा था। वह टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पाँव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुदी काट रहा था। उसकी मालिश हो रही थी।
गवरिया कुंगरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर नहीं टोपी। राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरिया से टकरा गई और गवरिया के सिर पर फुनने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई टोपी, तो राजा क्या बोलता है, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई और राजा ने झट से पहन भी ली। मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अपना शुरू कर दिया। पहले तो वो बोलती जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब वो कहने लग गई थी, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। अब वो ऐसे बोलने लग गई थी। अब जब वो ऐसे बोल रही थी, उसकी बात से राजा को तो गुस्सा आ रहा था। तो उसने बोला कि एक चिड़िया की इतनी मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पखने नोच दो, सिपाहियों देर ना करो। अब वो उसको ऐसे कहने लग गया। राजा को गुस्सा आ रहा था। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से उस टोपी को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगर के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया कि मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट देखने लगा। अब राजा को आ तो गुस्सा रहा था कि जो मेरी टोपी है, मेरी टोपी तो सिंपल है और इसकी टोपी देखो कैसी है। टोपी बनाने वाले का पता लगाना। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में अब ये ख्याल आ गया कि अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले, वो कह रहा है पहले तो मुझे उसका पता लगाओ जिसने ये टोपी बना कर दी है। अब क्या हुआ कि हमें इतनी बढ़िया टोपी जिसने बनाई थी उसे ढूंढने के लिए सब निकल पड़े। हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। जब उसको एक पकड़ा जाता है जिसने टोपी बनाई है, वो राजा बोलता है कि हमें दुहाई नहीं चाहिए, हमें तो वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। इतना उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते गिरते बुनकर हाजिर हुआ। जितने सब थे वो सब हाजिर होते गए, सब हाजिर होते गए। लेकिन उनकी बातों से यह लगा था कि जो सबने उसका काम इसलिए किया क्योंकि जो गवरिया थी वो सबको आधा आधा हिस्सा दिए जा रही थी। तो जब सबको अपना आधा आधा हिस्सा मिलता जा रहा था तो सबने खुशी से उसका काम किया। जो राजा था, राजा का काम करने के लिए किसी को कुछ नहीं मिलता था। सबने राजा के सामने ये बात रख दी। तो फिर गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा वो दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ था वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह आधा दे देती थी। ये सब बोल रहे थे। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। दुनिया ने सारी बात बता दी कि जब वो अपना हमें हमारा हिस्सा दिए जा रही थी, तो जब हम उसका काम करते जा रहे थे उसके काम में अपने आप ही नफासत आती गई। उसका काम अपने आप ही अच्छा होता गया कि हम भी खुश थे कि हमें हमारे काम के पैसे मिल रहे हैं, हमारा मतलब कि हमें हमारा हिस्सा मिल रहा है। तो फिर देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है ये। गवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। ये गवरिया बोली। राजा तो वाकई में हक्का बक्का रह गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, और तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ उठाना और उसे संभालना भी तो कैसे, उसे संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे वह अनोखा तमाचा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना और टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी। इतना कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली।
तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी जब आप इसे अपनी किताब में पूरा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा।